नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश कुमार। आप बने हैं मेरे साथ YouTube के दी कॉन्सेप्ट चैनल पर। तो साथियों, सेशन पे लास्ट तक बने रहे और सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही अच्छा या बुरा कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं आप सभी के लिए इसी तरह का एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो लाता रहूं। तो साथियों, आज हम पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन, उनके क्या नाम है तथा हमारे शरीर में यह किस प्रकार योगदान करते हैं के बारे में बातें करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अभी हम पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले कुल कितने हार्मोन हैं, उनके क्या नाम है और शरीर में किस प्रकार योगदान करते हैं। तो आपको बताते चले कि पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आता है, यानी प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। और इससे पहले वाले सेशन में हमने ग्रंथियों के बारे में बताया था कि ग्रंथियों को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। प्रथम को अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरे को बर्हिस्रावी ग्रंथि और तीसरे को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो इसी अंतःस्रावी ग्रंथि के ही तहत आता है पीयूष ग्रंथि। अब हम पीयूष ग्रंथि के विभिन्न पहलुओं के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि पीयूष ग्रंथि की अवस्थिति कहाँ होती है। तो ध्यान देंगे कि पीयूष ग्रंथि की अवस्थिति सेला टॉर्सिका, ध्यान देंगे इस शब्द को कि सेला टॉर्सिका नामक अस्थि गुहा में यह पीयूष ग्रंथि स्थित होता है। और यह सेला टॉर्सिका कहाँ होता है? मस्तिष्क में, यानी मस्तिष्क में एक सेला टॉर्सिका नामक अस्थि गुहा होता है। इसी अस्थि गुहा में आपको पीयूष ग्रंथि स्थित होता है। अब पीयूष ग्रंथि को ही हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं पीयूष ग्रंथि को? क्योंकि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोनों पर नियंत्रण स्थापित करता है, इसीलिए हम लोग पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मास्टर ग्रंथि हम किसे कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। और पीयूष ग्रंथि को ही हम लोग सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं, या सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आता है पीयूष ग्रंथि। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि। और मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। और पीयूष ग्रंथि की अवस्थिति मस्तिष्क में कहाँ होती है? तो सेला टॉर्सिका नामक अस्थि गुहा में। ये तीनों पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे, इसीलिए आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं कि पीयूष ग्रंथि से कुल कितने हार्मोन स्रावित होते हैं या निकलते हैं। तो आपको बताते चले कि पीयूष ग्रंथि से कुल स्रावित होने वाले हार्मोनों की संख्या 9 है। अब एक एक करके हम उन 9 हार्मोनों का नाम जानेंगे और उनका क्या योगदान होता है हमारे शरीर में, उसको भी जानेंगे। तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला प्रथम प्रमुख हार्मोन, जिसे हम लोग वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, और वृद्धि हार्मोन को ही हम लोग सोमैटोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। आप इसे वृद्धि हार्मोन कह लें या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन कह लें, जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला प्रथम प्रमुख हार्मोन है। अब पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला दूसरा हार्मोन, जिसे हम लोग थायराइड प्रेरक हार्मोन कहते हैं, और इसे शॉर्ट फॉर्म में TSH भी कहते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि थायराइड प्रेरक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि से। या इस तरह से भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि थायराइड प्रेरक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि, बर्हिस्रावी ग्रंथि या मिश्रित ग्रंथि। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। थायराइड प्रेरक हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, और वो अंतःस्रावी कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि। अब आता है कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला तीसरा महत्वपूर्ण हार्मोन, जिसका नाम है एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ACTH हार्मोन भी कहते हैं। तो एड्रीनोकार्टिको हार्मोन, जिसे हम लोग ACTH हार्मोन कहते हैं, यह भी पीयूष ग्रंथि से ही स्रावित होता है। तो अभी हम लोग 3 हार्मोन को देखा। और चौथा हार्मोन है पुटिका प्रेरक हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला चौथा हार्मोन पुटिका प्रेरक हार्मोन। और 5वां हार्मोन हो गया लुटिनाइजिंग हार्मोन, यानी लुटिनाइजिंग हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। छठा आ जाता है आपको प्रोलेक्टिन हार्मोन, और यह प्रोलेक्टिन हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। फिर मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला महत्वपूर्ण हार्मोन है। अब 8वां आ जाता है वेसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन। आप वेसोप्रेसिन कह लें या एंटी डायूरेटिक हार्मोन कह दें, ये भी आपको पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। और अंतिम और 9वां हार्मोन है, जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। अब पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला प्रथम हार्मोन, जिसे वृद्धि हार्मोन और सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, इसका हमारे शरीर में
क्या योगदान होता है उसको जरा हम देख लें। तो सबसे पहले देखेंगे कि वृद्धि हार्मोन, जिसे हम लोग सोमैटोट्रोपिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, इसका हमारे शरीर में क्या कार्य है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि शरीर का सामान्य और संतुलन वृद्धि हेतु यह काफी जिम्मेवार हार्मोन होता है। यानी किसी व्यक्ति के शरीर का सामान्य और संतुलित वृद्धि किस हार्मोन के कारण होता है, इसी वृद्धि हार्मोन या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन के कारण होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि शरीर के समान और संतुलन वृद्धि हेतु किस हार्मोन की योगदान होता है, तो हो गया वृद्धि हार्मोन या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। अब देखेंगे कि वृद्धि हार्मोन या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन हमारे शरीर में अधिक प्रभावी किस स्थिति में होता है या कब होता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जब हमारे शरीर में बराबर मात्रा में स्थित होता है, उसी समय वृद्धि हार्मोन या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन अधिक प्रभावी होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि वृद्धि हार्मोन या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन अधिक प्रभावी कब होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन की उपस्थिति में। और यह थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो आपको ध्यान देना होगा कि उस ग्रंथि का नाम है, और वो महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे हम लोग थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं। यानी थायराइड ग्रंथि से यही थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, और इसी थायरॉक्सिन हार्मोन की उपस्थिति में ही यह वृद्धि हार्मोन या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन अधिक प्रभावशाली साबित होता है। अब देखेंगे कि जब हमारे शरीर में इसी सोमैटोट्रोपिक हार्मोन का जब अल्प स्रावन होता है, तो उससे कौन कौन सा रोग बच्चों में और वयस्कों में होता है। तो बच्चों में होने वाले रोग को हम लोग बौनापन कहते हैं, और बौनापन को ही अंग्रेजी में ड्वार्फिज्म कहते हैं। यानी जब किसी बच्चा में इस वृद्धि हार्मोन की कम मात्रा में स्रावन होता है, तो वह बच्चा बौना हो जाता है, यानी बच्चे की लंबाई में वृद्धि नहीं होती है। और वयस्कों में कौन सा रोग होता है, साइमंड रोग। यानी जब वयस्कों में वृद्धि हार्मोन का अल्प स्रावन होता है, तो वयस्कों में साइमंड रोग होता है। और साइमंड रोगी की पहचान कैसे करेंगे, तो रोगी पतला हो जाएगा और उम्र में अधिक दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से दो रोग है, और दो रोग हो गए जब वृद्धि हार्मोन का हमारे शरीर में अल्प मात्रा में स्रावन होता है। जब वृद्धि हार्मोन का अति स्रावन होता है, यानी आवश्यकता से अधिक स्रावन होता है, तो दो प्रकार के रोग होते हैं, एक बच्चों में होता है और एक वयस्कों में होता है। तो बच्चों में होने वाले रोग को हम लोग अतिकायिता कहते हैं, और इसी को ही भीमकायिता कहते हैं। यानी बच्चों में जब वृद्धि हार्मोन का आवश्यकता से अधिक स्रावन होता है, तो बच्चे की लंबाई समान और संतुलित अवस्था में नहीं होती, इससे काफी अधिक हो जाता है। यानी बच्चा भीम रूप में यानी भीमकाय रूप में प्रतीत होता है। और यह भी एक बच्चों में होने वाला प्रमुख रोग है, जो वृद्धि हार्मोन के अधिक मात्रा में स्रावन से होता है। और वयस्कों में कौन सा रोग होता है इस हार्मोन के अधिक स्रावन से, इसका नाम है एक्रोमीगेली रोग। यानी जब वयस्कों में वृद्धि हार्मोन या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन का आवश्यकता से अधिक मात्रा में स्रावन होता है, तो वयस्कों में एक्रोमीगेली रोग होता है। और एक्रोमीगेली रोगी की पहचान कैसे करेंगे, तो रोगी के हाथ और पैर लंबे हो जाते हैं और चेहरा गोरिल्ला की तरह प्रतीत होने लगता है। तो प्रथम हार्मोन के विभिन्न पहलुओं को देखा। अब दूसरा देखेंगे थायराइड प्रेरक हार्मोन, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में TSH भी कहते हैं। तो थायराइड प्रेरक हार्मोन यहाँ देखें हमारे शरीर में किस प्रकार योगदान करता है, तो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के स्रावन को यह हार्मोन प्रेरित करता है। यानी थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन। इसी थायरॉक्सिन हार्मोन के स्रावन को प्रेरित करता है थायराइड प्रेरक हार्मोन। जैसे नाम से ही पता चलता है कि थायराइड को प्रेरक कर रहा है यह हार्मोन, यानी थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन के स्रावन को प्रेरित करता है, इसीलिए इसका नाम थायराइड प्रेरक हार्मोन रखा गया होगा। तो ये हो गया थायराइड प्रेरक हार्मोन का योगदान। अब तीसरा आ जाता है एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसे हम लोग ACTH भी कहते हैं। यहाँ देखें कि एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन का हमारे शरीर में क्या योगदान है, तो एड्रीनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के स्रावन को यह प्रेरित करता है। तो एड्रीनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के स्रावन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब चौथा हार्मोन जिसका नाम है पुटिका प्रेरक हार्मोन। तो पुटिका प्रेरक हार्मोन किस प्रकार योगदान करता है, तो स्त्रियों के अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन जिसका नाम है एस्ट्रोजन के स्रावन को प्रेरित करता है। स्त्रियों के अंडाशय से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन, और इसी एस्ट्रोजन हार्मोन के स्रावन को प्रेरित करता है कौन, पुटिका प्रेरक हार्मोन। अब यहाँ से हम लोग 4 हार्मोन के बारे में पढ़ा, 1, 2, 3 और 4।
अब एक आ जाता है यहाँ लुटिनाइजिंग हार्मोन, पांचवा हार्मोन। यहाँ देखेंगे लुटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में। तो लुटिनाइजिंग हार्मोन का योगदान हमारे शरीर में क्या होता है, तो पुरुषों के वृषणों को ही साथी हम लोग टेस्टीज भी कहते हैं। तो टेस्टीज से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। और यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ निकलता है, तो पुरुषों के वृषणों से यह हार्मोन निकलता है। और इसी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के स्रावन को नियंत्रित करता है कौन सा हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन। तो लुटिनाइजिंग हार्मोन का क्या काम है, पुरुषों के वृषणों से निकलने वाले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के नियंत्रण को स्रावित करता है। तो आज के सेशन में साथियों हम लोग 5 हार्मोन का हमारे शरीर में क्या योगदान है और किस प्रकार हमारे शरीर में कार्य करता है के बारे में पढ़ा। अब शेष बचे 4 हार्मोन जिसे हम अगले सेशन में करेंगे, और साथ ही अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और हमारे शरीर में इनका क्या योगदान होता है उसके बारे में भी हम विस्तार से देखेंगे। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, वंदे मातरम।